अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 10th NCERT जोग्राफ़ी का पहला लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेके हाज़िर हुआ हूँ, वसाइल और तरक्की। इस सबक का MCQ है। आइए हम इसका क्वेश्चन हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक जोग्राफ़ी टीच वेरी नाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये तमाम MCQs NTSC MTSC स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और इसी तरह कम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए मुफीद हो सकती है, और इसे हमने हिंदी और उर्दू के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया है। आइए हम देखते हैं पहला सवाल। थिंग्स इन आवर नेचुरल सराउंडिंग व्हिच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ कॉल्ड, यानी वो चीज़ें जो हमारे माहौल में पाई जाती हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उसे क्या कहते हैं? मिनरल्स, फॉसिल्स, नेचुरल थिंग्स, रिसोर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी रिसोर्स। वो चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिनरल ऑयल इज़ डैश रिसोर्स। मिनरल ऑयल किस तरह का रिसोर्स है? मादनी तेल किस तरह के वसाइल में शामिल है? रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, ह्यूमन, बायोलॉजिकल। तो मिनरल ऑयल हमारा नॉन रीन्यूएबल है, यानी एक बार फॉर्मेशन के बाद मिनरल ऑयल का अगर वो उसका सोर्स ख़त्म हो गया तो हम दोबारा नहीं हासिल कर सकते हैं। दोबारा हासिल करना नहीं मुश्किल है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा हासिल ना हो, ख़त्म होने वाले हों, उसे हम नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। सही जवाब है नॉन रीन्यूएबल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक रिसोर्स, यानी दर्ज झेल में से कौन सा गैर हयाती यानी जो जानदार नहीं है, गैर हयाती है, बेजान वसाइल में शामिल नहीं है। Which of the following is not a biotic resource? Water, mineral, solar energy, forest। जैसा कि हमको मालूम है A, B, C तीनों एबायोटिक हैं, लेकिन फॉरेस्ट जो है बायोटिक है, यानी ये हमारा रिसोर्स जो है जानदार नहीं है। 3 जानदार नहीं है और 1 जानदार है, ये बताना था हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स, दर्ज झेल में से कौन सा दोबारा हासिल किया जाने वाला यानी रीन्यूएबल रिसोर्स है? मेटल्स, सोलर एनर्जी, आयरन और पेट्रोलियम। सही जवाब इसका सोलर एनर्जी। बाकी 3 नॉन रीन्यूएबल है। सोलर एनर्जी हमारी रीन्यूएबल है, इसको हम दोबारा हासिल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज़ पॉल्यूशन फ्री एंड इको फ्रेंडली, यानी इनमें से कौन सा तवानाई ईंधन का ज़रिया आलूदगी से पाक, जिसे पॉल्यूशन ना होता हो और माहौल दोस्त है, इको फ्रेंडली है? 4 ऑप्शन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कोल, पेट्रोल, वुड। याद रखें, इसमें जो 3 रिसोर्सेज हैं कोल, पेट्रोल और वुड, इनको जलाने के बाद धुआं और गैसेस खारिज होती हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पानी से तैयार की जाती है, ये हमारी ऐसा एनर्जी रिसोर्स है जो पॉल्यूशन फ्री होता है। इसी तरह और बहुत सारे पॉल्यूशन फ्री रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है, इसी तरह थर्मल पावर है, सोलर एनर्जी है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ द कम्युनिटी रिसोर्स, किसका शुमार समाजी वसाइल में होता है? समाजी वसाइल, ग्रेजिंग लैंड, रेलवे, ऑयल फील्ड्स, फार्मर लैंड, यानी जिसको पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल करती है वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं।
रेलवे, ऑयल फील्ड, फार्मर्स, ग्रेजिंग लैंड। तो सही जवाब इसका ग्रेजिंग लैंड, यानी गांव के सारे लोगों के लिए वो जानवरों को चरागाह फराहम करता है, तो ग्रेजिंग लैंड कम्युनिटी रिसोर्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड, यानी बग़ैर माहौल को नुकसान पहुंचाए की गई तरक्की क्या कहलाती है? ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी तरक्की को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको डेवलपमेंट। तो ऐसी तरक्की हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी, जिसमें हम डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में सस्टेन करते हैं, एक बेहतर रिश्ता कायम होता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना हो और डेवलपमेंट भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज़ बिलोंगिंग टू रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, यानी दरअसल में से कौन सा मसला, कौन सा प्रॉब्लम हमारा वसाइल के यानी रिसोर्स के गलत तरीके के इस्तेमाल से है, नामुनासिब इस्तेमाल से किसका ताल्लुक़ है? तो देखते हैं। क्लाउड बस्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ब्रीदिंग इलनेस, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन। रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने की वजह से जो प्रॉब्लम यहाँ दिया गया है, चार में से एक प्रॉब्लम ओजोन लेयर डिप्लेशन का है, यानी ओजोन जो लेयर है इसकी वजह से चूँकि माहौल का डिप्लेशन, माहौल का जो है में आलूदगी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है मुख्तलिफ़ गैसेस के फैलाव की वजह से, तो उसमें ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर जो है कट रही है, उसका क्षय हो रहा है। इसी तरह दुनिया में और बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन के अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है। ये सारे प्रॉब्लम रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहे हैं, गलत इस्तेमाल की वजह से रिसोर्स के, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे ग्रीडी हैंड्स में आ चुके हैं, लालची लोगों के हाथों में, जो मुनाफा कमाना जिनका मकसद है। वेयर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज कंडक्टेड, 1992 में अर्थ समिट हुई थी। पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुई थी? ब्राज़ीलिया, रियो डी जेनेरो, साओ पालो, मनास, ये चारों ब्राज़ील के सिटीज़ हैं। तो पहली अर्थ समिट रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का एक बहुत ही मशहूर शहर है। रियो डी जेनेरो में रियो समिट के नाम से भी इसे जानते हैं, 1992 में हुई थी। फॉर व्हिच पर्पज़ इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज कंडक्टेड इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में अर्थ समिट को किस पर्पज़ के लिए शुरू किया गया, कायम किया गया हो, कौन सी उसकी वजह है, पर्पज़ क्या है? टू मेंटेन सॉइल डिग्रेडेशन, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। इन इंडिया रिलीफ फीचर्स प्लेन कंटेन -% ऑफ टोटल लैंड, यानी भारत का जो टोटल एरिया है, टोटल लैंड है, उसमें मैदान प्लेन्स का परसेंटेज क्या है? प्लेन का परसेंटेज क्या है? 43, 30, 27, 46। प्लेन का परसेंटेज में 43 है, यानी 43% हमारे प्लेन्स हैं। इंडिया में 3 मेजर लैंड्स हैं, प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन। तो याद रखिए प्लेन का उसमें हिस्सा 43% है, इसी तरह 30% हमारे माउंटेन है और 27% जो है प्लाट्यूज़ हैं। तो 43% प्लेन। डैश आर स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल, फॉरेस्ट एंड फॉसिल्स फ्यूल, यानी इनमें से मादनियात, जंगल और रकाज़ाती ईंधन, मिनरल्स जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसका ज़ख़ीरा कौन कहलाता है? प्लेन, माउंटेन, रिवर वैलीज़ और प्लेट्यू। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी प्लेट्यूज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है प्लेटू। प्लेटू यानी जो हमारी सतह मुर्तफ़ा है, पठार है, वहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल के भंडार हैं वहाँ पर। प्लेटूज फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में छोटा नागपुर की प्लेटूज सतह मुर्तफ़ा। विच इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द माउंटेन, इसमें से किसका ताल्लुक़ पहाड़ों से नहीं है। टूरिज़म, हॉर्टिकल्चर, फर्टाइल सॉइल, नेचुरल ब्यूटी, किसका ताल्लुक़ पहाड़ों से नहीं है। याद रखें, टूरिज़म पहाड़ों पर होती है, हॉर्टिकल्चर भी होती है, नेचुरल ब्यूटी का एरिया भी होता है, लेकिन मिट्टी जो है हमारी फर्टाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट, मद्दो ज़ज़री तवानाई किस तरह के वसाइल में शामिल है। यानी समंदर में जो टाइड्स आते हैं मद्दो ज़ज़र, उसमें से भी हम उसकी वेव से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो कौन सी एनर्जी है। रिन्यूएबल, एबायोटिक, ह्यूमन मेड, नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है हमारा रिन्यूएबल, यानी दोबारा हासिल की जाने वाली एनर्जी है, उसको बार बार हम हासिल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, यानी पंजाब में मिट्टी के ज़वाल की अहम वजह कौन सी है। इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, यानी हम एक काश्तकारी, जंगलात की कटाई, ज़्यादा आबपाशी, ओवर ग्रेजिंग। सही जवाब इसका पंजाब में ओवर इरिगेशन यानी बहुत ज़्यादा फसलों को पानी देना, ज़्यादा आबपाशी, क्योंकि नहरें बहुत ज़्यादा हैं और ज़मीन जो तर रहती है बहुत दिनों तक गीली रहती है, तो उसके जो साल्ट्स हैं चट्टानों के अंदर वो ऊपर इवापोरेशन के दौरान ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और डिग्रेड होती है मिट्टी। तो ओवर इरिगेशन इसकी अहम वजह है। ब्लैक सॉइल इज़ नोन एज, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी जो बेसाल्ट चट्टानों की वेदरिंग से बनती है, ये बनी हुई है भारत में ख़ास तौर पर रेगर मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, फर्टाइल सॉइल। यहाँ कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड, बड़े पैमाने पर किस स्टेट में हमारी ये मिट्टी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। याद रखिए बेसाल्ट चट्टानों की वेदरिंग महाराष्ट्र में जो इरप्शन हुआ था वल्केनो का, उसमें बेसाल्ट चट्टान बनी और बेसाल्ट चट्टान की वेदरिंग से काली मिट्टी का इलाका बना। और महाराष्ट्र का एरिया ज़्यादा है महाराष्ट्र में काली मिट्टी का, जिसमें कॉटन की फसल पैदा की जाती है बड़े पैमाने पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, सीढ़ीनुमा खेती किस रियासत में होती है। सीढ़ीनुमा यानी पहाड़ की ढलानों पर ऐसी खेती हो सकती है, तो कौन सी रियासत है। जैसा कि आपको मालूम है पंजाब, यूपी, हरियाणा ये सब प्लेन एरिया है, उत्तराखंड ये पहाड़ी है। तो उत्तराखंड में टेरेस कल्टीवेशन यानी सीढ़ीनुमा खेती होती है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कोर्स ग्रेनलैंड इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश सॉइल, यानी मोटे ज़र्रों वाली मिट्टी किस मिट्टी की खूबी है, खासियत है। लेटराइट, फॉरेस्ट, एलुवियल, रेगर। तो ये कौन सी मिट्टी की खूबी है। फॉरेस्ट सॉइल जो कि पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। पहाड़ी इलाकों में जो मिट्टी होती है उसके ज़र्रात मोटे होते हैं, क्योंकि दरिया अपने साथ बारीक ज़र्रात को बहा करके ले आती है, तो मोटे ज़र्रों वाली मिट्टी बचती है। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है उसकी कोर्स ग्रेन्ड होती है, मिट्टी मोटे ज़र्रे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द लैंड बिकम्स अनटिल फॉर कल्टीवेशन इज़ नोन एज। देखो यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है। ये द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल
ये स्पेलिंग आप दुरुस्त कर लें। अनफर्टाइल, द लैंड बिकम अनफर्टाइल फॉर द कल्टिवेशन इज़ नोन एज, यानी ऐसी ज़मीन जो खेती के लायक नहीं रह जाती, अनफर्टाइल हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? बैड लैंड, अनफर्टाइल लैंड, नो कल्टिवेशन लैंड, यूजलेस लैंड। तो ऐसी ज़मीन क्या कहलाती है? ऐसी ज़मीन को हम बैड लैंड के नाम से जानते हैं, जिस पर खेती नहीं हो सकती, कि मिट्टी अनफर्टाइल हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर